नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। नीट इम्तहान में हुई लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। 1563 तलबा 23 जून को दोबारा दे सकते हैं इम्तहान, हुकूमत का हलफनामा। अरुणाचल प्रदेश में हुई हलफबरदारी, पेमा खांडू ने तीसरी दफा लिया वजीर आला का हलफ। महकमे मौसमियात की पेशेनगोई, शिमाली हिंद के मौसम में तब्दीली नहीं, जारी रहेगा रेड अलर्ट। नागपुर में हुआ धमाका, फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के सबब 5 अफराद की मौत और मुतादिद जख्मी। और अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के मुतादिद शहरों में शदीद बारिश, शाहराहें ज़ेरे आब, अवाम को दिक्कतों का सामना। नीट यूजी 2024 के इम्तहानात और उसके नताइज में हुई लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने समाअत करते हुए कहा है कि तलबा को डरने की कतअन ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। अदालत ने कहा है कि इम्तहान को पूरी तरह से रद्द कर देना मुनासिब नहीं है, जबकि हुकूमत ने अदालत से कहा है कि 1563 तलबा को ग्रेस मार्क देने के NTA के फैसले को वापस ले लिया गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने अदालत को बताया है कि जिन 1563 तलबा को ग्रेस मार्क दिए गए हैं उन्हें 23 जून को होने वाले इम्तहान में शिरकत का इख्तियार दिया जाएगा, जबकि नतीजा 30 जून को आएगा। MBBS और BDS और दीगर कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। नीट यूजी के इम्तहान में हुई लापरवाही के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला अभी भी जारी है। मगरबी बंगाल में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एडसो ने भी एहतजाज किया है। नीट यूजी नतीजों के इशूज़ पर कोलकाता में विकास भवन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पुलिस ने मुजाहरीन को हिरासत में भी लिया है। हालात को देखते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस बार के नीट इम्तहानात में गलती से 6 सेंटर पर गलत सेट का सवाल नामा आ गया था। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 1563 बच्चों को दोबारा इम्तहान देने का मौका मिलेगा, तो 23 जून को 1563 बच्चे दोबारा नीट का इम्तहान दे सकते हैं। ये पहले के इम्तहान में जो नंबर हैं वही रख सकते हैं। नीट को लेके एक नीट को लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। नीट में इस बार 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे। कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए। 4,500 सरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। राजेश जी, आप थोड़ा क्वाइट रहिए। साढ़े 4,500 सेंटर देश भर में होती है। अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है। खाड़ी की देशों में होती है, पड़ोस की देशों में होती है और 13 भाषा में एग्जामिनेशन होता है। दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। गलती ना हो जाए इसीलिए चुनाव एग्जामिनेशन के दिन ही सूचित किया जाता है। क्वेश्चन सेट A या B को यूज किया जाएगा, आइदर ऑफ द वन। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गए। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा
अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से एनटीए ने उसको अप्लाई किया। एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। उनकी जो एवरेजिंग किया गया, उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी और सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। ये जो 3 प्रेस्टिजियस परीक्षा होते हैं, नीट, जेईई और सीयूईटी, इसमें से देश की 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की हर एक साल अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। विश्वसनीयता बढ़ी है, इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सरकार अपना मत उसमें से स्पष्ट रखेगी। कांग्रेस ने नीट इम्तहानात में हुई लापरवाही की जांच का मुतालबा कर दिया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि नीट का इम्तहान की जांच की मांग के तई भाजपा सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं और इससे करीब 24 लाख तलबा मुतासिर हुए हैं। नीट घपले पर ध्यान देने के बजाय पीएम मोदी हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा लेने और गैर मुल्की सफ़र पर जाने में मसरूफ़ हैं। इंडिया इत्तेहाद तलबा के इशूज़ को उठाएगा क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। The Congress party believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand
a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected around 24 lakh students. Ordinary families have been forced to cough up amounts close to rupees 30 lakhs due to promises given to them by different coaching centers and examination centers. We believe that no inquiry can be a just and fair and comprehensive inquiry if the inquiry is headed by the NTA themselves. The NTA chairperson should be removed from his post, and Prime Minister Modi, who likes giving examination advice to class 10 students, should not forget the mental anxiety of these potential undergraduates. Instead of paying attention to the NEET scam, he is busy attending oath-taking ceremonies and going abroad on foreign trips. Rest assured, the India Alliance will take up the cause of these students because that is our responsibility. Anytime the BJP government wants to run away, avoid their responsibility to the people of India, now the India Alliance has the sufficient strength to bring the government to its knees and make them accountable to the students. I credit Shri Rahul Gandhi ji to take up the issue of the NEET exam as soon as the results were declared. It is a mystery why these results were declared on 4th June. It can only point that they knew that there was a storm brewing and they wanted to avoid any discussion on these NEET results by declaring them on 4th June when the entire country would be talking about the election results. So that's what I had to say. We want a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal because the lives of 24 lakh young Indians cannot be toyed with. I, Pema Khandu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Minister for the state of Arunachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू ने हलफ ले लिया है और जिम्मेदारी संभाल ली है। वाज़ेह है कि कानून साज पार्टी के लीडर मुंतखब होने के एक रोज़ बाद ही पेमा खांडू ने मुसलसल तीसरी बार वजीर आला का हलफ लिया है। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. परन्यांक ने वजीर आला पेमा खांडू, नायब वजीर आला जोना मेन और दीगर 10 काबिने वज़रा को ईटानगर के दोरोजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने मरकजी वजीर दिफा की जिम्मेदारी फिर संभाल ली है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने फिर से मुझे वजारत दिफा की जिम्मेदारी दी है। हमने 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का दिफाई सामान एक्सपोर्ट किया है और हमारा हदफ अगले 5 वर्षों में इस आंकड़े को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। हमें अपने तीनों फौजों पर फख्र है। पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में
हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है। और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं। ये हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे। हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न ही होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है, और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं, अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है। मरकजी वजीर और बीजेपी के लीडर नितिन गडकरी अपने कामों और अपने अखलाक की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। नितिन गडकरी ने वजारत की जिम्मेदारी संभालने के बाद भारत रत्न और बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी से नई दिल्ली में वाक़ उनकी रहाइश पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। नागपुर के धमना में धमाकाखेज मादा बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बताया है कि करीब 5 लोगों की इसमें मौत हुई है और 5 लोग जख्मी हुए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए एनसीपी एसएसपी के लीडर अनिल देशमुख मौके पर पहुंचे। अनिल देशमुख ने बताया है कि ये दोपहर का हादसा है और इसमें तकरीबन 5 कामगारों की मौत हुई है और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए भेज दिया गया है। घटना 1 बजे के आसपास में यहाँ पे जो घटना हुई है और उसमें एक्सप्लोजन हुआ था और उसमें लगभग 4 से 5 लोगों की डेथ हुई है और हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। जैसे 4 महिलाओं का अभी तक पता चला है जो इसमें इनकी डेथ हुई है। देखिए, जो भी है इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आएंगी, हमारी टीम यहाँ पे है, क्राइम ब्रांच भी है और सब वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और हमारी कार्रवाई इसमें चल रही है। नागपुर शहर के बाजू में धामना करके जो गाँव है, उसके बगल में जो चामुंडा एक्सप्लोजिव का यूनिट है, वहाँ पे एक्सप्लोजिव का ब्लास्ट हुआ है। और अब ये घटना करीबन दोपहर की है और ये ब्लास्ट में अंदाजन जो अभी तक का फिगर है उसमें 5 जो कामगार यहाँ पे काम कर रहे थे उनकी मृत्यु हुई है और कई लोग जख्मी हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये जब दुर्घटना हुई, यहाँ का मालिक भी भाग गया, यहाँ का जो मैनेजर था वो भी भाग गया। कोई इंतजाम करने के लिए यहाँ पे नहीं था, एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे नहीं है। पर सब लोगों ने यहाँ पे तुरंत आजू बाजू की एम्बुलेंस पीएससी की बुलाई, मेडिकल की बुलाई। उसके वजह से यहाँ पे जो जख्मी थे उनको उनके ऊपर मेडिकल में उनको भेजा गया ताकि वहाँ पे उनके ऊपर इलाज हो सके। सबसे ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा यूनिट एक्सप्लोजिव का यहाँ पे होने के बावजूद ये यूनिट के पास एक भी खुद की एम्बुलेंस नहीं थी। अभी एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पे आई है, पूरा यहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे और अपना रिपोर्ट देंगे कि किस वजह से इस प्रकार की दुर्घटना यहाँ पे घटी है। राजधानी दिल्ली में शदीद गर्मी की वजह से आवाम को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। चाणक्यपुरी इलाके में टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। हालात को देखते हुए दिल्ली की वजीर आतिशी ने एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों की टीम के साथ अक्षरधाम के पास पानी सप्लाई नेटवर्क का जायज़ा लिया। आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर के मसले को उठाया था और हमने उस पर रिपोर्ट फाइल की है, लेकिन आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है। गैरकानूनी टैंकर रोकने की ज़रूरत है, लेकिन उसे रोकने में भी 10 MGD की पानी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए, बिल्कुल क्या क्या कदम उठाए गए हैं पानी की वेस्टेज रोकने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमने डिटेल में फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर्स का भी इशू उठाया था और उस पर भी डिटेल्स हमने फाइल की हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है। वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना मैसिव टैंकर नेटवर्क भी मात्र 4 से 5 MGD पानी का प्रयोग करता है। तो इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा MGD पानी बचा लेंगे, आप पौना MGD पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 MGD पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता।
उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पॉन्ड पर और दिल्ली पानी को वेस्ट होने से रोकने के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने डिटेल में वो कदम बताए जो हम पिछले 1 साल से ले रहे हैं और जो हम पिछले 1 महीने से इस पानी के क्राइसिस के दौरान ले रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया कि जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे, जो रॉ वाटर यमुना नदी, रवि और बियास से होते हुए वजीराबाद हैदरपुर आता था नदी के थ्रू और एक अनलाइंड दिल्ली सब ब्रांच के थ्रू, तो 30% ट्रांसमिशन लॉसेस हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ जो CLC है करियर लाइंड चैनल को बनवाया और उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है लीकेज और वेस्टेज रोकने के लिए, पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर लीक करती हुई पानी की पाइपलाइंस को रिप्लेस किया गया है। ना सिर्फ इतना, 7,300 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचती थी वो मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की इलीगल टैपिंग कर करके पानी की चोरी किया करते थे। हमने 7,300 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है, जिससे अनऑथराइज कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में अब एक डिग्निफाइड तरीके से पानी पहुंचता है। ना सिर्फ इतना, पूरी दिल्ली में पानी के फ्लो को मेजर करने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर 3,285 बल्क फ्लो मीटर्स लगाए। दिल्ली में IMD के साइंसदान सोमा सेन ने बताया है कि शिमाली हिंद में कोई बदलाव नहीं है मौसम के सिलसिले में, जबकि राजस्थान तक बादल और आंधी तूफान जारी हैं। गर्मी की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में रेड अलर्ट जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में 2 दिन ऑरेंज अलर्ट रहेगा। अभी का जो मौसम का स्थिति है, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो खास चेंज नहीं है। जो राजस्थान तक बादल और थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रहा है वो आज भी जारी रहेगी। और जो कोर जोन है मॉनसून का, हीट वेव का, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ आज भी रेड अलर्ट रहेगा। रेड अलर्ट बिहार, झारखंड में, बिहार में आपका 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद से हम ऑरेंज फिर येलो अलर्ट में जाएंगे। और झारखंड में 3 दिन तक रेड अलर्ट रहेगी, यानी 13, 14, 15 तारीख को। और यूपी को, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट रहेगा, उसके बाद से ऑरेंज अलर्ट। बाकी जो हिस्से हैं नॉर्थ इंडिया की, यानी कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्य में, और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, हीट वेव का अलर्ट तो रहेगा, मगर जैसे गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में सीवियरिटी भी रहेगा, मगर कम रीजन में कम इंटेंसिटी के साथ। इसीलिए हम ऑरेंज अलर्ट के साथ जाएंगे पंजाब, हरियाणा को 4 दिन तक, उसके बाद थोड़ा सा कम करेंगे, येलो अलर्ट में जाएंगे। और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल भी 1 से 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट, उसके बाद से येलो अलर्ट। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत ईस्टर्लीज आने की संभावना है, एक पश्चिम विक्षोभ भी थोड़ा इफेक्ट करने का संभावना है, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति नॉर्थ इंडिया में शायद थोड़ा सा कम हो जाए, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स में, जैसे यूपी वगैरह में। बाकी सभी राज्यों में भी ऐसा ही स्थिति चलेगा। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के मुतअद्दिद शहरों में शदीद बारिश हो रही है, जिसके सबब शाहराहें ज़ेर-ए-आब हो गई हैं। खबर के मुताबिक कई फुट पानी में डूबी सड़कों पर हादसात भी हुए हैं। अलबत्ता इन हादसात में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। हुकाम के मुताबिक बारिश से सैकड़ों परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि मज़ीद बारिश का इम्कान है।
दुनिया भर में फ़लस्तीन की हिमायत में और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इजरायली जारहियत के ख़िलाफ़ आयरलैंड में भी एहतजाज हो रहा है। आयरलैंड की दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट के बाहर दर्जनों अफराद ने एहतजाज किया और गज़ा की पट्टी में इजरायली हमलों में मारे जाने वाले फ़लस्तीनी बच्चों की नुमाइंदगी करने वाली मुख्तलिफ अशिया को ज़मीन पर रखा। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इसराइल पर पाबंदियाँ आयद करे और इजरायली सफारतकारों को मुल्क बदर करे। नीट इम्तहान में हुई लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। 1563 तलबा 23 जून को दोबारा दे सकते हैं इम्तहान, हुकूमत का हलफनामा। अरुणाचल प्रदेश में हुई हलफबरदारी, पेमा खांडू ने तीसरी दफा लिया वजीर आला का हलफ। महकमे मौसमियात की पेशेनगोई, शिमाली हिंद के मौसम में तब्दीली नहीं, जारी रहेगा रेड अलर्ट। नागपुर में हुआ धमाका, फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के सबब 5 अफराद की मौत और मुतादिद जख्मी। और अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के मुतादिद शहरों में शदीद बारिश, शाहराहें ज़ेरे आब, अवाम को दिक्कतों का सामना। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।